चलो बेटा सेक्शन ए फर्स्ट एमसीक्यू ध्यान से देखना। डैश इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितनी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? 3। बिजनेस, प्रोफेशन। तेरे को ये जैसे मैंने क्वेश्चन रीड करा माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और मतलब एक टॉपर क्वेश्चन को पढ़ के उसके माइंड में क्या आता है मैं आपको वो एक दिखा रही हूँ इमेज क्या आती है उसके पेपर में, ठीक है? ध्यान से समझो। In which specialized knowledge is required? Answer is profession. Answer क्या है बेटा? तो सेक्शन ए, आप इसमें पेन मत यूज करना, मैं कर लेती हूँ। आंसर नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी विच इज, समझ आ गया? नो शॉर्टकट्स। क्लियर है कैसे लिखना है एमसीक्यू का आंसर? इधर देखो आंसर नंबर 2, ध्यान से समझोगे। ABC Limited is charging very low price which is just covering their cost. सिर्फ क्या कवर कर रहा है बेटा? cost. So that it can remain in the competitive market, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो आप बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल? ऑप्शन ए सर्वाइवल। आंसर नंबर 3 इधर देखो। इफ अ पर्सन वांट्स कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी इन हिज बिजनेस, वो चाहता है सारे भेद उसी को पता हो, कॉन्फिडेंशियल रहे। एंड वॉन्ट्स नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और बंदे को कुछ ना पता लगे, तो आंसर क्या होगा? अगेन द आंसर इज ए, सोल प्रोप्राइटरशिप। आंसर नंबर 4 ध्यान से देखोगे। डायरेक्टर्स टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इशू ऑफ शेयर्स इन कैपिटल मार्केट? पढ़ते हो ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन में पहला स्टेप सेबी अप्रूवल। ऑप्शन नंबर सी सेबी अप्रूवल। देखो आप बताओ मैं मेरे को कितनी देर लग रही है एमसीक्यू करने में? आप इसको रीडिंग टाइम में खत्म कर दो ना 20 नंबर, और आपको क्या लगता है 3 घंटे में आप 60 नंबर का पेपर नहीं लिख पाओगे? इजीली लिख लोगे। तो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, पूरा पेपर रीड करके अपना मोराल डाउन मत कर। एक भी क्वेश्चन नहीं आता हुआ तो डर जाएगा। पूरा पेपर मत रीड कर, पहले एमसीक्यू कर ले 20 नंबर के। एमसीक्यू शॉर्ट शॉर्ट है, आप सबको 20 नंबर के एमसीक्यू आते रहेंगे। आई एम प्रिटी मच श्योर कोई बच्चा शायद कोई क्वेश्चन शायद होगा आपको नहीं आता हो, वरना ऑप्शन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता हुआ ना तो आंसर तो सही कर ही लेगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ। पहली चीज, आप अपनी स्पार्क मत भूलो। ये मत सोचो कि मेरे 50 ही आने हैं, मेरे 55 ही आने हैं, ऐसा मत सोचो, ठीक है? अब इधर देखो अगला क्वेश्चन। व्हेन एट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, एट मोस्ट मतलब एट लीस्ट मतलब सबसे कम, एट मोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, तो आप कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बताओगे? पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? तो बता, जहां पर गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होगा वहीं तो सीक्रेसी सबसे ज्यादा होगी। और गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किस में होती है? डिपार्टमेंटल। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी। ये मत सोचना आंसर ए या सी आ रहा है, तो अपना कॉन्सेप्ट याद रख। आंसर क्या है बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बेटा जहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है वहीं तो सीक्रेसी होती है। जहाँ स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है वहीं क्या होगी? समझ गए? तो स्ट्रिक्टनेस ज्यादा कहाँ है? जहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज्यादा है। और आंसर क्या है? डिपार्टमेंटल। मतलब ये लिंकेज से आंसर आ रहा है, हमने ऐसे कोई डायरेक्ट चीज नहीं पढ़ी, ठीक है? चलो इधर देखो। द गवर्नमेंट कंपनीज बाय शेयर्स इन हुज नेम? प्रेसिडेंट ऑफ। जब मैंने चैप्टर 3 रिवाइज कराया मैंने बच्चों को बोला बेटा आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर ही बड़ा है, आप आंसर भी प्राइम मिनिस्टर ही लिखते हो, बोला था। और वो लड़की देखो प्राइम मिनिस्टर बोल रही है, क्योंकि मैं बच्चे के एंड से सोच चुकी हूँ कि वो क्या सोचता है, ठीक है? इसलिए ध्यान से समझो। आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ। दिस इज बी पार्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कौन सा पार्ट है बेटा? चलो अभी इधर देखोगे। आफ्टर पेइंग द फुल कॉम्पेंसेशन, एक बार तेरे को पूरा क्लेम दे दिया, द इंश्योरर एंटर्स इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड, मतलब जला हुआ माल उसका है। द राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर्स टू इंश्योरर, ऐसा ही होता है। मतलब अब वो माल किसको ट्रांसफर हो जाता है? इंश्योरर को। सो ही एंटर्स इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड, ऐसा भी तो बोल सकती हूँ।
तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? सबरोगेशन। वंस द क्लेम इज पेड एवरीथिंग बिलोंग्स टू इंश्योरर। तो आंसर क्या होगा? सबरोगेशन। आंसर नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ। पूरा लिखोगे, सिर्फ सबरोगेशन नहीं लिखोगे। आंसर 8। कोई लाइन नहीं छोड़नी, पहले बता रही हूँ, सीधा लिखो। मैम फटाफट चेक कर पाए, मैम को चेकिंग में ईज होती है तो मैम थोड़ी खुश हो जाती है और नंबर भी देती है। कोई लाइन नहीं छोड़नी, सीधा 10 आंसर सीधे आए। आगे, इफ पर्सन टेक्स फायर इंश्योरेंस, मैंने आपको बोला था चैप्टर 4 में या तो टाइप ऑफ बैंक अकाउंट या तो इंश्योरेंस, उसके अलावा कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। और मैंने आपको कराई थी टाइप्स ऑफ तीन इंश्योरेंस, जिसके बेसिस भी कराए थे। तो आप देखो कि इसके बारे में क्वेश्चन है ही नहीं इस पेपर में, कोई पोस्टल सर्विसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान से देखना। इफ अ पर्सन टेक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 3 इंश्योरर्स, तो वो डबल भी नहीं, कितने इंश्योरेंस करा रहा है? ट्रिपल इंश्योरेंस, एक ही चीज। ड्यूरिंग लॉस ड्यू टू फायर डैश विल हैपन, क्या होगा? लॉस अमाउंट कॉम्पनसेशन फ्रॉम ऑल थ्री सेपरेटली, अलग अलग लेगा, या फिर लॉस अमाउंट विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल थ्री, तीनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। आंसर इज बी, सिर्फ लॉस वैल्यू तीनों कंट्रीब्यूट करके देंगे और तेरी पॉकेट में सिर्फ कितना अमाउंट आएगा? लॉस वैल्यू। क्या आएगा बेटा? दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मैम ने पूछा नहीं है वैसे किस वजह से होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, लेकिन होगा क्या? लॉस अमाउंट विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, तू दोनों से अलग अलग नहीं ले सकता, दोनों से पूरा नहीं ले सकता, सिर्फ क्या लेगा तू? लॉस। और तीनों क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट इन प्रोपोर्शन। रेशो निकालकर किस में करेंगे? प्रोपोर्शन। इधर देखो आंसर क्या लिखूं, जल्दी बताओ। बी पार्ट पूरा लिखोगे, लॉस अमाउंट विच विल बी contributed by all three। इजी है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल अंडर डैश, मतलब तू एक एक गुड देख कर कब बेच पाएगा? ट्रेडिशनल, जब कस्टमर तेरे पास आ रहा है, वो तू उसको दिखा कर गुड दे रहा है, ये कब होगा पॉसिबल? ट्रेडिशनल। तो आंसर 9 का क्या पार्ट लिखूं, जल्दी बोलो। ट्रेडिशनल। आंसर नंबर 10। चलो जी इधर देखो, अब मैं आपको कहती हूँ 10, 11, 12 आप खुद करो, अपनी बुक्स में आंसर लिख लो। 10, 11, 12 खुद करो। डाइवर्स मतलब बहुत सारी, डिफरेंट। ठीक है, इधर देखो। 10th, if a business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problems, then it may have great chance of success। तो बिल्कुल नहीं होगा कि भाई वो सक्सेसफुली हो जाए। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो देयर विल बी अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। फेलियर तो छोड़ो ना, उसका सक्सेस कम होगा। ये थोड़ी कह दूंगी कि फेल ही हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकती, बट उसका सक्सेस के चांसेस क्या होंगे? कम। तो आंसर क्या है, जल्दी बोलो। लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर क्या है, जल्दी बोलो। लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। ये लड़के स्पेशली, मतलब मैं ऐसे नहीं, लड़की लड़की में कोई वो नहीं करती, बट लड़कियां ना पूरे आंसर लिख देती हैं, ऑप्शन बी तो वो भी। लड़के थोड़े आलसी होते हैं। ए बी, ये देखो, ये अभी भी यही कर रहा है। ऐसे नहीं करना, ठीक है?
ऑप्शन के साथ पूरा लिखना है पेपर में। अभी तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, लड़कों के पेपर मैंने जितने चेक करे हैं ना, लड़के ऐसे लिख देते हैं। चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक सोसाइटी में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, वैल्यू बेस्ड वैसे सा। नेक्स्ट, the organization must set up a code of conduct to be followed by all the employees. This is related to following elements of business ethics. सुनो, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स कितने होते थे? 5। पहला, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। दूसरा, पब्लिकेशन ऑफ अ। थर्ड, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट। फोर्थ, लास्ट, मेजरिंग रिजल्ट। यहाँ लिखा नहीं है ना, तो आपको शायद याद नहीं आएगा। क्या आंसर है? 5th पॉइंट, मेजरिंग रिजल्ट। तो अगर मैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रही हूँ तो क्या आंसर होगा? सी पार्ट, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। या रिवाइज हो गया ये टॉपिक चैप्टर 6 का, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। हो सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पूरा 5 नंबर का आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए वहां से एमसीक्यू आ रहा है, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। चलो, the business firm which fulfills all its social obligations gets benefited in long run। मतलब अगर वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है तो लॉन्ग रन में उसको फायदा होता है। तो उसका अपना ही फायदा है, यस और नो? अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है तो बताओ ये कौन सा फीचर है? सेल्फ इंटरेस्ट, मॉरल जस्टिफिकेशन, सोशल पावर या अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट? बेटा उसका अपना इंटरेस्ट है, वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में उसको खुद ही फायदा होगा। तो आंसर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने में उसका अपना ही फायदा हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। सोशल पावर का मतलब है, ध्यान से समझो, कि सोसाइटी में इतनी पावर है कि उसने तेरे बिजनेस को ग्रो कर दिया या उसने तेरे बिजनेस को गिरा दिया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उसका अपना ही फायदा होगा, यही तो कह रहा है वो, कि लॉन्ग रन में किसका फायदा होगा? बिजनेस एंटरप्राइज का। तो आंसर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। आंसर नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इंटरेस्ट। क्लियर है कैसे करना है पेपर? इधर देखोगे अब आंसर 13। अब आप 13, 14 और 15 ट्राई कर रहे हो, जल्दी करो। अब दिख रहा है? 13 हो गया आपका? ठीक है, 14 और 15 जल्दी करो। चलो भाई, 13 देख रहे हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन नॉट एक्सीड 10%, 25 या 50%? बताओ। 25%। क्या आंसर है? तो पब्लिक डिपॉजिट, अगर तेरी 1 लाख की कैपिटल है तो पब्लिक डिपॉजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25,000। 1 लाख में से कितना हो सकता है? सिर्फ 25,000। 1 करोड़ है तो 25 लाख। समझ गए? चलो इधर देखो, आंसर इज 25% ऑफ share capital, that is B part, 25% of share capital and free reserve. अब ध्यान से आंसर 14। Ravina started a chart shop with the name Chart Bhandar. Her business grew very fast through word of mouth. She even gets an export order. However, as an export order has promised to make some advance payment. Pre-shipment finance मिलता है ना, advance payment. She still wants more working capital fund. Working capital कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म। कौन सी होती है?
तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए तो कौन सा फंड सजेस्ट करेगा? शॉर्ट टर्म, ना मीडियम ना लॉन्ग, कौन सा करेगा? शॉर्ट। ध्यान से समझो। She still wants more working capital funds to complete the order, so help her by suggesting the sources of finance to meet the working capital requirement. Public deposits, debentures, trade credit, all of these. Debenture तो long term है, इसलिए मैं आंसर में all of these, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड क्रेडिट, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट कौन सा टर्म है? शॉर्ट टर्म। समझ गए? मैम पब्लिक डिपॉजिट तो शॉर्ट टू मीडियम है। बेटा मीडियम भी तो है ना, अभी मुझे सिर्फ शॉर्ट बताना है, तो आंसर क्या होगा? ट्रेड। मैं उसको मीडियम सजेस्ट कर भी देती शायद, क्योंकि वो शॉर्ट भी है, लेकिन डिबेंचर्स मेरे आंसर को खराब कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ लॉन्ग है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? ट्रेड क्रेडिट। इधर देखो, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड क्रेडिट। Working capital requirements are the requirements which arise within 1 year. So they are taxes, bills, fixed capital. इधर देखो, the Information Technology Act 2000 has made it possible to have paperless dealings by. मेरे को नहीं पता क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मैंने नहीं पढ़ा, मान लो। मैं इसे एमसीक्यू को कैसे करूंगी? ध्यान से समझो। एलिमिनेटिंग द ऑप्शन, जो तेरे को नहीं लग रहा उसको एलिमिनेट कर। गिविंग रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, या रिटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक, या फिर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एजेंसीज, या ऑल ऑफ द। सब कुछ ही तो करा है गवर्नमेंट ने, तभी तो इजी हो रहा है। एक भी ऑप्शन टिक करती हूँ तो दोनों ट्रू बैठ रहे हैं, यस और नो। देखो पहले उसने कहा कि मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाओ, मैं जस्टिफाई करूंगी, मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगी, ये भी ठीक है। रिटेन भी कर लिया उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, ठीक है भाई, मैं रिटेंशन भी कर रही हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं डिजिटल सिग्नेचर्स ही यूज करवा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द। तो ऑप्शन लगा कर देख, एक भी टिक कर रहा है तो बाकी दोनों भी क्या आ रहे हैं? ठीक, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द। ऑप्शन नंबर डी, आंसर नंबर 15, आंसर इज ऑल ऑफ। देखो मैं सारे पेपर्स, मुझे पता है हॉल 3 का सिस्टम। मैम अब बताओ, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब आप कर रहे हो 16, 17 और 18, जल्दी करो। ये लो, 16 और 17 करो पहले जल्दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सिक्सटीन डन, 17 एंड 18, हरी आप। हो गया आर्यन? 16 हो गया, 17 जल्दी करो। सीरत हो गया 17, 18। दीपिका हो गया, विहान यहाँ पे 16। चलो बेटा, 16 का आंसर कोई बच्चा बता सकता है? बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम कैसे?
बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे लेवल पे है, उसको किसी से पूछने की जरूरत, तो सही अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लेगी राइट टाइम पे और टाइम भी सेव होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका रीजन है स्मॉल स्केल। बिल्कुल ठीक है, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या लिखोगे आंसर, जल्दी बोलो। आंसर नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए पूरा लिखोगे, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। चलो इधर देखो। Mr. Sharma owns a small manufacturing unit where he produces handcrafted wooden furniture. He sells his product both locally and to customers in other states as well. He sources raw materials from different suppliers located in various parts of the country. मतलब वो GST ले भी रहा है और दे भी रहा है, ऐसा हो रहा है। आगे, he has been in business for past 5 years and has witnessed various tax regimes. With the introduction of GST in India, he is confused about its implications on the business operations. He has been trying to comprehend its impact कि क्या होगा बिजनेस पे अगर जीएसटी आ गया है तो। comprehend का मतलब अब वो पहचान जाए क्या होगा। आगे, प्राइसिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा आपने बताना है, छोड़ो ये पूरी केस स्टडी। वो ये कह रहे हैं हाउ डज जीएसटी बेनिफिट मिस्टर शर्मा बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स। एक ही टैक्स लगेगा, वन नेशन, ठीक है। तो जीएसटी यही क्रेडिट है उसका। नेक्स्ट, बाय इम्पोजिंग एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये तो बेनिफिट हो ही नहीं सकता। अगला, बाय मेकिंग टैक्स रेगुलेशन मोर कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट, तो ये भी बेनिफिट। तो ये देख मैम क्या पूछ रही है, मैम पूछ रही है बेनिफिट। बेनिफिट तभी होगा जब नंबर ऑफ टैक्सेस क्या होंगे, कम। डॉक्यूमेंट बढ़ रहे हैं, ये बेनिफिट। ऐसे ही टैक्स कैलकुलेशन बढ़ रही है, ये भी बेनिफिट। by excluding small businesses from that GST regime, ये तो ऐसा है ही नहीं, everyone has to pay the tax अगर वो 20 लाख से ऊपर कमाता है तो। समझ गए? तो आंसर क्या होगा, A, by reducing the number of tax returns to be filed. आंसर नंबर 17, A, by reducing tax number of tax returns to be filed. क्लियर है सबको? एमसीक्यूज के लास्ट 3 बच्चे 18 बताओ कि आंसर लिखा है। कितने बच्चे सी कहते हैं टीम का? लायक हो? इधर देखो, which of the following is not a benefit of international trade to कंट्रीज को नहीं, और किसी को है तो हो सकता है, बट कंट्री को बेनिफिट। समझ गए? अब आंसर क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो तब भी कर लो। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन, कंट्री को कंपटीशन होता है या सप्लायर को? सप्लायर। बिजनेसमैन को, फर्म को होता है ना कंपटीशन। तो कंपटीशन से बाहर कौन निकल रहा है? फर्म, ना कि। तो ये बेनिफिट फर्म का है, कंट्री का। आंसर क्या है जल्दी बोलो? ए, जल्दी बोलो आंसर। Way out to intense competition in बेटा समझ गई मैम ने कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया है कि कौन। देखो दो चीजों को बेनिफिट होता है, दो पार्टीज को, कंट्रीज को और फर्म्स को। तो कंपटीशन वाला बेनिफिट किसका है? फर्म्स का, कि मैं डोमेस्टिक कंपटीशन से बाहर आ रही हूँ इंटरनेशनल ट्रेड के कारण। ये किसको बेनिफिट हो रहा है? फर्म को, ना कि। तो मैम ने यही पूछा कि इनमें से कंट्री का बेनिफिट कौन सा? नहीं है, तो ए ही आंसर है। फिर भी आप बी सी डी पढ़ लो। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, कंट्री का बेनिफिट है। एम्प्लॉयमेंट किसकी बढ़ती है? कंट्री की। नेक्स्ट, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगेन कंट्री का बेनिफिट है। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तीनों कंट्री के बेनिफिट है, बट ए पार्ट कंट्री का बेनिफिट। तो एमसीक्यू का मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ी कम भी नॉलेज है ना, बट कॉमन सेंस अच्छी है तो आप कर सकते हो। तूने टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो तेरी कॉमन सेंस है तो भी तो आंसर क्रैक कर सकता है। ओवर थिंक नहीं करना एमसीक्यू को, 100% गलत हो जाए। समझ गए? चलो इधर देखो, 19th एंड 20th। देखो अब 19th को मैम कैसे सॉल्व करेंगी, आप मत करो, 19th मैं कराती हूँ, ध्यान से समझना। मैच टू कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ध्यान से समझना। एक्सपोर्ट इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। क्या होता है इनवॉइस का मतलब? देखो बिल का, सेलर्स बिल फॉर, मेरे को पता लग गया कि वन का क्या है?
1 का डी कहाँ आ रहा है? मैम मैं तो नहीं मानती आंसर ठीक है, तुम तो एक और कर लो। पैकिंग लिस्ट, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ नेचर ऑफ गुड्स व्हिच आर बीइंग, कितने पैक्स लगे हैं, कैसे गुड्स हैं, ये कहाँ पता लगता है? पैकिंग पढ़ते हो ना, नंबर एंड नंबर ऑफ केसेस, वो क्या होती है? पैकिंग। मैम अभी भी हमें नहीं समझ आ रही पैकिंग। सी पढ़ लो। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वेयर गुड्स आर बीइंग, द कंट्री इन विच गुड्स आर बीइंग। चल अब बता 3 का सी किस में लिखा हुआ है आउट ऑफ ऑल? तो ऑप्शन जो होगा आंसर नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का, बी सेकंड का, ए थर्ड का। समझ गए पेपर कैसे लिख कर आओगे आंसर? डोंट जस्ट राइट सी। भाई मैं तो थक गई हूँ अपनी ओर, पहले एमसीक्यू में थक गई हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करो। चलो इधर देखो, जीएसटी इज अप्लाइड ऑन सप्लाई, रेवेन्यू, सेल या नन ऑफ दिस। सेल पे लगता है, तो आंसर इज बी। आंसर नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, ऑन सेल। फिर से कह रही हूँ कॉमन सेंस यूज कर लियो, क्योंकि मुझे तो लगता है टॉपर्स को तो कुछ टॉपिक नहीं आते होते, बट उनको पता होता है कि मुझे एक्सेल कैसे करना, जीतना कैसे आंसर के। आपको वही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। थ्योरी मेरे को टॉपिक नहीं आता, नो वन विल हेल्प, बट एमसीक्यूज में ऑप्शंस विल हेल्प यू एलिमिनेट कर कि ये दोनों तो पक्का नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा लग रहा है, वही आंसर। समझ गए? चलो इधर देखते हैं, सेक्शन बी। हाँ हाँ सब करना है भाई, सब मतलब सब करना है। मैम ऐसा ऐसे मत बोलो। नहीं, इसलिए करो करके करो। बेटा सुनो, मोस्ट लाइकली सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक 3 आवर्स की क्लास दे रही हूँ, जिसमें पूरी बीएससी होगी कवर, संडे। सुन लो एक बारी मेरी बात सुन लो। आप कल थोड़ी ले रही है, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों की फेयरवेल है, इसलिए सैटरडे में लेते हुए संडे ले रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, आपकी जो क्लास है अकाउंट्स की, मोस्ट पता सुन तो लोगा इधर बोलने दिया था प्लीज। संडे को जो आपकी क्लास है अकाउंट्स की, वो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको नहीं आता, ठीक है। और मेनली मैं संडे को क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वेंकटेश्वर का पेपर भी है। तो अगर हम संडे के बाद कभी लेते हैं तो फिर उनका पेपर तो निकल ही जाएगा ट्यूसडे को, और मंडे को हम ले नहीं सकते। मैम क्या वो क्लास रिकॉर्ड होगी? भाई होगी, बट रिकॉर्डिंग कभी भी एक्चुअल क्लास को बीट नहीं कर सकती। कुछ 10-15% का फर्क हमेशा ही होगा। कोई बढ़िया से बढ़िया टीचर होगा, बढ़िया से बढ़िया सिस्टम होगा, तो भी फर्क आता, ठीक है। मतलब माय सिस्टर इज डूइंग एक्चुअल साइंस, तो उसने स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस को ऑप्ट करा है। फीस उसकी 20,000 के ऊपर लग रही है, क्योंकि सब बंदे ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उसको पता ऑनलाइन से तो नहीं होने वाला। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब वो जा रही है, उसको पता लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट है। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो, अगर आप संडे को नहीं आ सकते मान लो, तो भाई मैं किससे कर सकती हूँ? तेरे को खुद एडजस्ट कर, ठीक है। अब ये क्लास हम संडे को पक्का हो रही है बेटा, 90% ओके है। अभी 8:30 तक मैसेज आ जाएगा क्या है, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास में और उसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं, ताकि आपको सुबह है। अभी कुछ पक्का नहीं है अकाउंट्स की क्या है क्लास। इधर देखो बेटा, अब देखो आप यही डिस्कस करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 21, केस स्टडी कहाँ से रीड करनी है? पढ़ो। नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रेलवे इज कंसिडर्ड एज, हाउ डज इट गेट इट्स फाइनेंस एंड हाउ डज इट, व्हाट डज इट डू विद इट्स रेवेन्यू। नाउ स्टॉप इट एंड सी मैं कैसे आंसर कर रही हूँ। इधर देखो, इंडियन रेलवे इज अ पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री किसकी बनती है? डिपार्टमेंटल। दे आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ, पहली लाइन से समझ आ गया। आगे, it is organized, financed and controlled by railway ministry. The finances are allocated from the government. Here is your answer. Such an easy case study, ही आंसर में हमने कहाँ लिख के दे दिया। आगे पढ़ो, and even the appointment recruitment, नहीं एक सेकेंड, and whatever revenue it earns is deposited to the government. पूछा ही क्या मैम ने कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से कहाँ पैसा। पेपर क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि मैम करा रही है। यही अगर मैं आपको दे देती ना पेपर, बेटा 3 घंटे में सॉल्व कर, अब मैम ये तो बहुत मुश्किल था, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। फर्स्ट केस स्टडी है, रुक जाओ आगे देखते हैं मैम क्या पूछती
तो ए पार्ट का आंसर कोई बच्चा मुझे बता सकता है? नेम द टाइप ऑफ, मैं बढ़ देती हूँ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेलवे इज कंसिडर्ड एज, ऐसे लिखोगे देखो, पब्लिक, द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्या लिखोगे, रेलवे इज कंसिडर्ड एज डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। जो आंसर है उसको डबल इन्वर्टेड फॉर्मेट में डाल, तो आंसर क्या है, डिपार्टमेंटल, ठीक है मैम, बी पार्ट का आंसर देखो, आंसर नंबर कितना है, 21 का ए पार्ट हो गया, अब किसी का बी पार्ट, चलो। How does it get its finance? The funds are allocated from, finances directly allocated from, इधर देख लो, government rate, and whatever revenue it earns also goes into the, पूरा लिखोगे गवर्नमेंट, छोटा नहीं लिखोगे, ठीक है, सी पार्ट, the revenue also goes directly into the government, क्लियर है, इजी था आंसर। चलो आगे चलते, मैंने फिर भी आपको लिख के दिखा दिया, आंसर ऐसे लिखना, 3 नंबर का मतलब है 3 पॉइंट। मैम तुम्हारा आंसर बहुत छोटा सा लग रहा है, इससे पूछे छोटा है, अभी आगे चलते हैं। मैम कह रही है अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीलिमिनरी एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट एनी थ्री, मतलब है ना मुश्किल क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, ऐसे हर क्वेश्चन, ठीक है। चलो जब देखो हम क्या होते हैं प्रीलिमिनरी और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, बताओ, आया था ना, अब बताओ ना आंसर, पिछले आंसर में तो बड़ा कुछ हो रहा था मैम, केस स्टडी में आंसर था, ये चैप्टर 7 है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रीलिमिनरी और प्रोविजनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपने बताने हैं, ध्यान से समझना। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर साइंड, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप साइन करते हो बिफोर इनकॉर्पोरेशन, समझ गए, हैशटैग क्या है बेटा, साइंड बिफोर। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर साइंड आफ्टर। Preliminary contracts are not legally binding upon the company, but provisional contract incorporation के बाद बन गए, वो तो legally binding होगा। Preliminary contracts are signed by promoters, while provisional contracts are signed by board of directors। तीनों differences हो गए, बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, मैं लिख रही हूँ। फिर इधर देखोगे बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो सेक्शन बी तक कर ले, पर बढ़िया कर ले, पेपर में लिखना क्या आता ही नहीं होता, पॉइंटर्स याद है पर पेपर में लिख नहीं पा रहा, उसके लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इधर देखो, मैं चाहूँ तो पेपर आपसे करा सकती हूँ, पर आपके आधे अधूरे छोटे मोटे आंसर नहीं चलेंगे, बीइंग वेरी फ्रैंक, आपको अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम है। इधर देखो आंसर नंबर 22, सीधा लिखोगे डिफरेंस बिटवीन, पहले हेडिंग आनी ही चाहिए, मैम को क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े, मेरा पेपर चेक करते हुए ये आंसर इतना एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, बात मैम को तो नहीं यार 20 सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अगर तू सीधा ही आंसर लिख देगा मैम को चेक करना पड़ेगा ये कौन सा क्वेश्चन था, कितने नंबर का, तो तू पहले का लिखेगा डिफरेंस बिटवीन preliminary contracts and is as follows, लिख लोगे ऐसे, दिस इज नोन एज इंट्रोडक्टरी लाइन, जिसका ए बी सी पार्ट है उसमें बेशक नालिश चलेगा, बट वैसे हर आंसर की इंट्रोडक्टरी लाइन आनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, इधर देखो डिफरेंशिएट बनाओगे प्रीलिमिनरी और, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ बट लिख रही हूँ, आप उसको इलेबोरेट करके लिखोगे। इधर देखो हैशटैग पहला साइन बिफोर, प्री का मतलब क्या होता है पहले, तो क्या लिखोगे साइन बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनी भी नहीं है तो ये साइन हो जाता है,
प्रोविजनल साइन, लिख लो कि क्वेश्चन इनके आ गया तो इंद्रदत्ता मुझे एक्सपेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट, साइंड बाय प्रमोटर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इधर देखो, नॉट लीगली बाइंडिंग अपॉन कंपनी। इसका तीसरा हैशटैग लीगली बाइंडिंग अपॉन, तो मान लो किसी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने 6 लाख रुपए कॉस्ट देते, ठीक है, प्रोमोटर्स ने साइन करा उसको, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं हम तो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द, आप उनसे अब पैसा नहीं ले सकते। प्रोमोटर ने साइन करा, प्रोमोटर ही पैसा देंगे, अगर उन्होंने नहीं दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ऊपर लीगली बाइंड। समझ गए आंसर? प्रीलिमिनरी एंड सॉरी, यही अगर प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होता तो 6 लाख रुपए बेसिक है, विदाउट बेसिक है। अगर आप तब भी बेसिक के साथ लिखना चाहते हो तो ड्यूरेशन, इसका क्या लिखोगे? साइंड बाय, इसका क्या लिखोगे? लीगली बाइंडिंग। समझ गए? बेस खुद बना ले भाई अब तू। इसका कोई ऐसा आंसर है नहीं, बट हमें आ गया पेपर में, हमने लिखे। इसका बस पेपर बुक में कैसे आंसर है, व्हाट आर प्रीलिमिनरी, व्हाट आर, हमने खुद बनाया। समझ गए? चलो इधर देखो, a business enterprise has number of sources of finance. On the basis of period, the sources of finances may be classified into long, medium and short. Trade credit is one of the sources of, ये भी बता दिया मैम ने कि वो short term. State any three limitations of trade credit. मैम क्या पूछ रही है? तो आपको फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट तीनों पढ़ के जाने हैं एनसीईआरटी में से। ट्रेड क्रेडिट की मैं करा रही हूँ, बट वैसे आपको सारे सोर्सेस करके जाने, क्योंकि आपकी मैम ने पीटी में भी दिया था, अभी भी दिया। इधर देखो ध्यान से, बहुत सारे स्कूल्स में कट गए क्योंकि सुभाष में भी अब नहीं है। अगर आपकी मैम सुभाष से फॉलो करती हैं तो आपके मेरिट्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी मैम को अपने नोट्स देखती हैं या एनसीईआरटी फॉलो करती है तो आपके मेरिट नहीं आएंगे, सुभाष में तो नहीं है। ठीक है जी, चलो जाओ सिर्फ फीचर्स वही है तो हमने क्लास में मेन हाईलाइटिंग करें। इधर देखो मैम, हमें तो नहीं आते मेरिट्स की मेरिट, आप बताओ कैसे लिखोगे? देखो मैम ने खुद लिखा, इट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ, तो ये सिर्फ कौन सी नीड आपकी पूरी करेगा? मेरिट है या डीमेरिट? आंसर नंबर 23, डीमेरिट्स ऑफ, टोटल 34 क्वेश्चन है। डीमेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, पहला क्या लिखोगे जल्दी बोलो? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आप इसके ऊपर ज्यादा रिलाय, और कुछ बताओ बेटा, ध्यान से समझो। ट्रेड क्रेडिट का एक बंदा है मेरा, ट्रेडर है, तो मुझे उधार दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, तो मैं ओवर ट्रेड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? जिस कारण बाद में मेरी फॉर्म किसमें चली जाएगी? रिस्क में, डेट ट्रैप में। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जिस वजह से बंदे क्या कर लेते हैं? ओवर ट्रेड, मे लीड टू ओवर ट्रेड। अगला डीमेरिट सिर्फ तभी ग्रांट होगा जब तेरी क्रेडिट वर्दीनेस है। ठीक है, या फिर मैम से लिख रही है, इट इज ऑल्सो कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि देखो डिस्काउंट नहीं मिलता, उधार पे गुड्स दे रहा है तो कैश डिस्काउंट तो गया, तो तेरे को कुछ महंगे पड़ जाते हैं, तो अगला क्या लिखोगे? कॉस्टली। समझ गए मैम? और अगर हम कुछ लिखना चाहें, बेटा वैसे तो 3 ही है, इसके बुक में भी 3 ही है, तो अगर आप फिर भी और लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो। तो ओनली ग्राम के दो टू हैव क्रेडिट वर्दीनेस, तो जरूरी नहीं है कि तू क्वालिफाई करेगा तो तेरे को ट्रेड क्रेडिट मिल जाए। तेरा पिछला कोई भी एक रिकॉर्ड खराब है तो तेरे को ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैसे ये 3 पॉइंट है। पहला बोलो इट इज शॉर्ट टर्म, दूसरा बोलो मे लीड टू, तू हार ही नहीं जा रहा है, फिर बाद में डेट ट्रैप में आ जाएगा, और लास्ट है बेटा कॉस्टली सोर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24,
What are the different kinds of organization that come under the public sector? 3 organization with definition public sector की लिख लोगे. Departmental undertaking, statutory government company. मैम डिफाइन करके लिखेंगे. Departmental undertaking are those public sector enterprises which are established as departments of ministry. ठीक है. Statutory corporations are those public sector enterprises which are brought into existence by passing a special act in. लिख लोगे डिफाइन. और लास्ट है गवर्नमेंट कंपनी. तो इसमें क्या लिख के आओगे? गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन व्हिच मिनिमम 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट कैन बी बाय प्राइवेट शेयर होल्डर. तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ही लिखनी है. टाइम बताना. और बात नहीं कर रही, इसमें कुछ भी नहीं है. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री आउटपुट. चैप्टर नंबर 1 में जब हमने रिवीजन करी तो बच्चे क्लास में हैं और जो रिवीजन में आए थे, ध्यान से देखो इधर, ये आपके लिए. ठीक है, इधर देखना ध्यान से. एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. करवाया ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक भी और सोशल भी. नॉन इकोनॉमिक नहीं होता ऑब्जेक्टिव भाई, उठ जाओ. अब इकोनॉमिक और सोशल है. पता नहीं कहाँ गायब हो, अभी तक सोच ही नहीं पता लग रहा क्या है क्या नहीं है. एसएसआई क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब इधर देखो, कोई 4 ऑब्जेक्टिव बताओ. मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा इनोवेशन, तीसरा प्रॉफिट अर्निंग, चौथा कोई और बताओ. बोलो. इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. आप कह रहे हो तो आपके हैं, समझ गए मैम. और मैं बताओ क्या रहा है. एक्सप्लेन बिजनेस risk refers to inadequate profit or even due to causes. बताओ 4 बोला था. causes में कुछ changes है, change हो रहा है. natural causes, human causes, economic causes. चलो 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 चलो. जो भी मैसेज आएगा उसको ध्यान रखते हुए संडे को क्लास में आना.